99.99% चांसेस है जो चीज़ें मैं आपको एडवांस में डाइवर्जेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको नहीं पता होगा। जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये नॉर्मली बुक्स में, यूट्यूब पर या फिर गूगल पर आपको नहीं मिलने वाला है। इवन कि आप पैसे भी खर्च करोगे ना, तब भी आपको ईज़िली ये कॉन्टेंट नहीं मिलने वाला है। आप किसी भी सेगमेंट में काम करते हो, इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी हो, ये चीज़ आपके हर सेगमेंट में काम आएगा। और मैं डाइवर्जेंस पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ऑलरेडी शायद एक आधा वीडियो मैंने डाला हुआ है। रीज़न ये है, डाइवर्जेंस बहुत कमाल की चीज़ है। जितना इसके ऊपर बात होना चाहिए होता नहीं है, और इसमें एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है जो कि आई थिंक स्टिल इतना हुआ नहीं है। ये जो डाइवर्जेंस है नीचे लेवल पर बाइंग करने में हेल्प करेगा, सही टाइम पर सेलिंग करने में हेल्प करेगा, और अगर आपको शॉर्ट करना है उसमें भी ये डाइवर्जेंस हेल्प करेगा। जो मैं आपको डाइवर्जेंस बता रहा हूँ उसके मल्टीपल फ़ायदे होने वाले हैं। तो अब डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने ब्रिटानिया का चार्ट लिया हुआ है। यहाँ पर ये कैंडल है, ठीक है। हमने कैंडल को सिलेक्ट नहीं करना है, हमने करना है लाइन को, सॉरी लाइन को नहीं, लाइन विद मार्कर्स। ये जो आप डॉट देख रहे हो ये क्लोजिंग प्राइस है एक्चुअली। और ये मैंने क्यों सेलेक्ट किया है आपको आगे समझाता हूँ। हमने एक इंडिकेटर लगाना है, वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पर ये लग गया है, इसके हम सेटिंग में चलेंगे। हमको मूविंग एवरेज नहीं चाहिए, अपर लोअर बैंड भी नहीं चाहिए। इसका जो 70 और 30 का डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना, ये जो बैंड है इसको हम रहने देंगे, 50 की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बैकग्राउंड में हमें फिल नहीं चाहिए, और यहाँ पर RSI को मैं करूँगा 3, और मैं कर रहा हूँ ओके। अब यहाँ पर जो RSI का मैंने लेंथ लिया वो 3 लिया है। जो RSI का डाइवर्जेंस है ना वो 5 पर भी, 6 पर भी, 7 पर भी, 9 पर भी काम करेगा। 3 मैंने इसलिए लिया है, आप मैक्सिमम जो डाइवर्जेंस है ना आप मैक्सिमम इसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हो। रेयरली कोई डाइवर्जेंस इस लेंथ के अंदर कोई मिस होगा हमसे, इसलिए मैंने 3 को सेलेक्ट किया है। आप 5 भी कर सकते हो, 7 भी, 9 भी, सब में काम करता है। ये जो लाइन विद मार्कर मैंने सेलेक्ट किया है ना उसके पीछे पता रीज़न क्या है। जो भी आप इंडिकेटर यूज़ करते हो ना उनका जो कैलकुलेशन होता है वो क्लोजिंग के बेस पर होता है। जो स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस होता है उसके बेस पर ये जो इंडिकेटर्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं। आप ओपन हाई लो पर भी कर सकते हो, बट जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना इनका कैलकुलेशन, ये इनके क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये लाइन विद मार्कर सेलेक्ट किया है। तो जब भी आप डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई करो आप हमेशा लाइन विद मार्कर्स ही सेलेक्ट करना। कैंडल्स को प्लीज़ यूज़ मत करना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है कि जो इंडिकेटर्स का कैलकुलेशन होता है प्राइस की क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से होता है। आई नो ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब पर नॉर्मली बताते नहीं हैं, क्योंकि 99% जो आपको यूट्यूब पर सिखा रहे हैं वो फेक हैं, वो आपको भी पता है। अभी हम आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि नेगेटिव और पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता कैसे है। पहले वो बता देता हूँ, फिर आपको मैं टू दी पॉइंट बातें बताता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे प्राइस ऊपर जा रहा था, ठीक है, और RSI नीचे को आ रहा था। जैसे ये एक डाइवर्जेंस बना है, प्राइस में बहुत बड़ा फॉल आया है। ये तकरीबन लेवल है आई थिंक 5100 के आसपास, और इसकी अभी फ़िलहाल क्लोजिंग है 4500। इस डाइवर्जेंस के बाद इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस, जब RSI नीचे जा रहा होता है और प्राइस ऊपर जा रहा होता है। और पॉजिटिव डाइवर्जेंस आप आइडेंटिफाई कब करोगे, जब पिछला जो ट्रेंड है ना वो पॉजिटिव हो, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जैसे इधर मैंने बताया RSI नीचे आ रहा था, प्राइस ऊपर जा रहा था, एक डाइवर्जेंस बना पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और इधर उसके बाद प्राइस में फॉल आया। जब भी आप डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर था, इसका मतलब ये नहीं कि इस लेवल पे आप शॉर्ट कर दोगे। ये जस्ट एक कन्फर्मेशन है कि प्राइस इधर से गिर सकता है। आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन चाहिए तभी आप अपना पैसा लगाओगे। आगे चलता हूँ। अब हम नेगेटिव डाइवर्जेंस कैसा होता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे प्राइस नीचे आ रहा है और इधर RSI ऊपर जा रहा है, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव डाइवर्जेंस। और ये कब आता है, जब पिछला जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो। तो ये जब नेगेटिव आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलता है ना, उसके बाद प्राइस रिवर्स करता है और प्राइस ऊपर जाता है। ये बेसिक बात है। अब मैं आपको मेन मुद्दे की बात बताता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ,
वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ इधर, Alt प्लस वी ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये शॉर्टकट है वर्टिकल लाइन के लिए, Alt प्लस वी फॉर विक्ट्री। और इधर भी मैं Alt प्लस वी कर रहा हूँ। ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ करा है, ताकि आपको क्लियरली दिखे इधर एक डाइवर्जेंस है। अब यहाँ पर भी एक डाइवर्जेंस है, मैं आपको दिखाता हूँ, Alt प्लस वी और Alt प्लस वी। और इधर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, प्राइस ऊपर जा रहा है और RSI नीचे को आ रहा है, ठीक है। प्राइस ऊपर जा रहा है और RSI नीचे आ रहा है। ये दोनों पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, ठीक है। मैंने बोला था पॉजिटिव डाइवर्जेंस कब होता है, जब प्राइस ऊपर जाए और RSI नीचे आए। इन दोनों केस में प्राइस ऊपर जा रहा है और RSI नीचे आ रहा है, और दोनों के केस में जो पिछला ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो दोनों ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस हैं। अब यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है, ये जो डाइवर्जेंस है ये बड़ा है और ये जो डाइवर्जेंस है ये छोटा है ना। इसमें तकरीबन 1 2 3 4 5 दिन का क्लोजिंग प्राइस है, और इसमें 10 दिन का क्लोजिंग प्राइस है। तकरीबन ये जो डाइवर्जेंस है 10 दिन का है और ये 5 दिन का है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, इन दोनों में से कौन सा बेटर परफॉर्म करेगा, ये वाला या फिर ये वाला। आप एक दिमाग में गैस मारो, ठीक है। मैं आपको आंसर तो बता ही दूंगा, बट आप एक गैस मारो। जो इसका सही आंसर है वो ये नहीं है। आप मैन्युअली जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। जब भी ये छोटे डाइवर्जेंस बनते हैं ये ज़्यादा बेटर तरीके से काम करता है, और इसकी एक्यूरेसी भी इससे ज़्यादा होता है। जो ज़्यादा टाइम लेता है डाइवर्जेंस बनने में, और जो छोटा टाइम लेता है, मतलब कुछ ही दिनों में डाइवर्जेंस बन जाता है, ये अच्छा परफॉर्म करता है, एक्यूरेसी अच्छी होती है, और आप इसको ज़्यादा रिलायबल मान सकते हो। और ये जो चीज़ मैंने आपको बताया ना, नॉर्मली आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा, ये एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि आप इसका यूज़ कैसे करोगे। दो तरीक़ों से इसका यूज़ कर सकते हो। लेट्स से आपने इधर बाय करा हुआ है, किसी भी रीज़न से आपने इधर बाय किया हुआ है, ठीक है, और आपको नहीं पता है कि आपको कहाँ पर बेचना है, इधर बेचना है, इधर बेचना है, फिर इधर बेचना है। क्योंकि जब यहाँ पर प्राइस आपको नहीं पता है कि प्राइस इधर से नीचे गिरने वाला था। तो जब भी आप डाइवर्जेंस देखोगे ना, जैसे यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पर आप इसको सेल करने का कंसीडर कर सकते हो। तो पहला यूज़ आपका ये हो गया कि आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ किसी स्टॉक के अंदर घुसने का आपके पास 100 रीज़न होगा, बट कब निकलना है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब इजी नहीं होता है कि कब निकलें। मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने किस बुक में ये चीज़ पढ़ा था कि एक ट्रेडर होते हैं जिनके पास तकरीबन 100 मिलियन से ज़्यादा का नेटवर्थ होता है। नेटवर्थ मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट 100 मिलियन से तो ज़्यादा ही होता है। मैं डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम INR में कन्वर्ट करें तो रफली 800 करोड़ से ज़्यादा का उनका नेटवर्थ था। इन्होंने ये सारा पैसा स्टॉक मार्केट से बनाया होता है। और उन्होंने एक बात बोली थी, कहते हैं कि मुझे आज तक नहीं पता लगा है कि बेस्ट एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है। कहता है मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी शेयर मार्केट में ट्रेड करते हुए, बट मेरे को आज तक नहीं पता लगा कि बेस्ट तरीका क्या है निकलने का, एग्जिट करने का। कब प्रॉफिट बुकिंग करें, कब नहीं करें, कितनी पर करें, कितना वेट करें। तो मेरा मानना है कि एग्जिट का जो क्राइटेरिया है ना, ये सबसे मुश्किल होता है। तो जब भी आपको डाइवर्जेंस दिखे आप एग्जिट का सोच सकते हो। ये हो गया पहला यूज इसका, ठीक है। दूसरा यूज क्या हो सकता है, आप इधर से शॉर्ट करने का सोच सकते हो। अब मैंने एक चीज़ बोली थी कि जैसे ही आपको डाइवर्जेंस दिखे, आपको ये नहीं कि तुरंत शॉर्ट कर देना है, आप मल्टीपल कंफर्मेशन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट हो गया प्राइस, दूसरा हो गया कैंडल। अब कैंडल्स के मेरे को याद नहीं रहते नाम उनके क्या होते हैं, बट आप समझ लो, है ना, कैंडल पैटर्न जो भी होते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम पर आप इसको एनालाइज कर सकते हो इस एरिया को, ठीक है। ये तीसरा तरीका है। चौथा तरीका क्या है कि आप बोलिंगर बैंड यूज़ कर सकते हो। जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता है कि ऐसे टाइम पर ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो आपने क्या करना है, मल्टीपल चीज़ें देखनी है, ठीक है। आपका पैसा लगा है, ठीक है, आपको मल्टीपल चीज़ें देखना पड़ेगा। और सभी चीज़ें अगर आपके फेवर में जाता है ना, आपके डायरेक्शन में जाता है, तो एक ये बेट लगाने वाला एरिया हम कह सकते हैं। तो जितनी चीज़ें आपके फेवर में होगी ना, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो दूसरा तरीका हो गया, आप इसको शॉर्ट करने का एरिया भी इसको कह सकते हो। और पहला तरीका था प्रॉफिट बुकिंग। अब हम आगे चलते हैं। कभी आपने सोचा है कि डाइवर्जेंस ये काम क्यों करते हैं? I mean, आप कोई ऐसा रीज़न सोच सकते हो कि ये डाइवर्जेंस काम क्यों करता है?
इसका आंसर बहुत सिंपल है कि जब प्राइस लगातार ऊपर जाते रहता है तो एक टाइम के बाद वो टायर्ड हो जाता है, ठीक है, थक जाता है। ये कुछ ऐसा है कि आपने हवा में, ठीक है, आपने हवा में बॉल को थ्रो किया, ठीक है। आपको पता है स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, ठीक है, बहुत तेज़ी से जाएगा, बट जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा उसकी जो स्पीड है ना ऊपर जाने की वो स्लो होता जाएगा और एक टाइम के बाद वो रुक जाएगा और उसके बाद धीरे 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 वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये केस स्टॉक में भी आप अप्लाई कर सकते हो कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक टाइम के बाद प्राइस थक जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे उसके बाद उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाती है। और प्राइस कब गिरेगा उसके लिए डाइवर्जेंस मक्खन की तरह काम करता है। लाइक आपने बॉल फेंका, ठीक है, और ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, आपको नहीं पता है ये इधर से ऐसे गिरना शुरू हो जाएगा, इधर से गिरना शुरू हो जाएगा या फिर इधर से गिरना शुरू हो जाएगा। तो जो डाइवर्जेंस है ना वो आपको हेल्प करता है कि किस एरिया से गिरने का जो चांस है वो ज़्यादा है। तो डाइवर्जेंस ना ये गोले की तरह है, ये आपको मदद करता है पता कराने में कि प्राइस कहाँ से गिर सकता है, जैसे आपने यहाँ से देखा है। ये तो हो गया अप साइड के लिए। लोअर साइड के लिए भी लॉजिक सेम है, जब प्राइस लगातार गिरते रहता है ना तो एक टाइम के बाद उसको बाउंस मारना ही है कि जब लगातार स्टॉक गिरते रहता है उसने ऊपर एक टाइम के बाद जाना है। जाएगा कब? जब किसी बंदे को, मैं किस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसके पास बहुत पैसा है, जब उसको वैल्यू दिखेगा ना कि ये एरिया बहुत अच्छा है, ठीक है, वैल्यू पिक है उसके लिए, तो वो इधर से बाय करेगा। तो ये जो नीचे साइड का रिवर्सल एरिया है उधर भी डाइवर्जेंस हेल्प करता है हमको बॉटम पकड़ने में, कहीं ना कहीं हम बॉटम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ, ऑल्ट प्लस वी, ऑल्ट प्लस वी। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे प्राइस नीचे आ रहा है और RSI ऊपर जा रहा है, क्लियरली एक डाइवर्जेंस आपको दिख रहा है, राइट। और ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है। क्यों नेगेटिव डाइवर्जेंस है? पहली बात प्राइस नीचे गिर रहा है और दूसरा प्राइस नीचे गिर रहा है और RSI ऊपर जा रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हो कितनी बड़ी रैली है। अगेन मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप पैसा लगाओगे बाइंग साइड में या फिर सेलिंग साइड में, आपने मल्टीपल चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कैंडल्स हो गया, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हो गया, कुछ इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो जैसे मूविंग एवरेज वगैरह का। जैसे यहाँ पर हो सकता है कि ये 50 MA के पास हो या फिर 200 MA के पास हो। बस आपने मल्टीपल चीज़ें आपके फेवर में लेके आना आपको ज़रूरी है, फिर आप बाय कर सकते हो। सिर्फ डाइवर्जेंस के बेस पर बाय करना सही नहीं है। एक सवाल आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि ये जो डाइवर्जेंस है, ठीक है, ये हर बार काम करेगा, मतलब 100% ऑफ द टाइम? वेल, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। 100% ऑफ द टाइम कोई भी चीज़ इस लाइन में काम नहीं करता है। ये जो सारी गेम है वो प्रोबेबिलिटीज़ की है। काफ़ी टाइम होगा जब आप एक नेगेटिव डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई करोगे, जैसे यहाँ पर आपने किया, प्राइस इधर कंसोलिडेट करना शुरू हो जाएगा, प्राइस कहीं जाएगा नहीं, हो सकता है प्राइस और नीचे आना शुरू हो, बट जब ये आपके डायरेक्शन में जाएगा आपको अच्छा खासा गेन देके जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5 पैसा और अलाइस ब्लू का लिंक दिया हुआ है, आप उधर से मेरे से जुड़ सकते हैं। आपको बस अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है।